हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए निरंतर हार्ड वर्क कर रहे हैं। और प्लीज हार्ड वर्क करते करते थोड़ा समय निकाल कर अपने अब मस्ती जरूर करिएगा थोड़ा, क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 13 जुलाई 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। ओके, 13 जुलाई 2024 करेंट। पहला, अभी आपको पता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है। उसमें एक देश है जो कि पांचवा मेंबर बना है, और उस देश का नाम क्या है? और जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है वो है क्या, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कौन बना है? बांग्लादेश। अब समझते हैं कि ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कब बनाया गया, उसका मेन उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर कोई संगठन बनाया जाता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को समझना जरूरी है। तो कब बनाया गया था? 2011 में। कौन बनाया था? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों कंट्री साथ में आकर इस जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसको बनाया था। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। और बाद में मॉरिशस भी इसका मेंबर बन जाता है। मतलब जो चौथा मेंबर है वो कौन है? मॉरिशस है। और पांचवा मेंबर अब कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया? देखिए, नाम से आपको पता होना चाहिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात चल रही है। अब आपको पता है हिंद महासागर, एक मतलब हिंद महासागर से लगभग पूरी दुनिया का 40% ट्रेड जो है वो पास होता है। और पूरी दुनिया की नजर जो है वो हिंद महासागर में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, या चाइना हो। चाइना की बात ही तो छोड़ दीजिए, चाइना तो मतलब हिंद महासागर में बसना ही चाहता है एक तरीके से। इन सबको काउंटर करने के लिए, इन सबको दिखाने के लिए यह सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाया गया। अब ये सिक्योरिटी कॉन्क्लेव करेगा क्या? हिंद महासागर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, पहला चीज। और जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी अगर होती है तो उसको खत्म करने का काम करेगा। जो इलीगल तस्करी होती है, जो अवैध तस्करी होती है, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, उसको रोकने का काम करेगा। और जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है इन सब कंट्री के बीच में, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करेगा। एक तरीके से आप कह सकते हो इंडिया जो है चाइना को काउंटर करने के लिए यह संगठन बनाया, मतलब एक कॉन्क्लेव बनाया है। सिंपल, क्योंकि चाइना का जो प्रेजेंस है इन जो छोटी छोटी कंट्री है, बांग्लादेश लीजिए, श्रीलंका लीजिए, मालदीव लीजिए, मॉरिशस लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उसको किसी न किसी तरीके से काउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए 2011 में इंडिया ने श्रीलंका और मालदीव मिलकर क्या बनाया? एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाया, जिसका नाम दिया गया क्या? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलंबो में है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया। समझ में आ गया? और अभी जो यह संगठन है, इसकी मीटिंग हुई, वो भी वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग। कौन कराया? मॉरिशस ने कराया। और उसी ऑनलाइन मीटिंग में बांग्लादेश जो है वह पांचवा मेंबर इसका बनता है। समझ में आ गया? इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंद महासागर बिलोंग्स टू हिंद, मतलब भारत। समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बनाया गया था? 2011। मेन उद्देश्य आप लोग समझ गए। अब हिंद महासागर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी को खत्म करने के लिए, और जो इलीगल तस्करी होती है उनको खत्म करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, इन सब के लिए। और हाँ, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई डिजास्टर आता है, कोई आपदा आती है इन सब कंट्री में या इस रीजन में, तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसमें भागीदारी बनने के लिए, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सके, जो भी आपदा, जो भी डिजास्टर आता है। तो 5 मेन उद्देश्य हैं इसको बनाने का, ध्यान रखिएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है कि देश में 2024 में कितने टाइगर की मृत्यु हुई है, कितने बाघ मारे गए हैं। और मारे गए मतलब ऐसा नहीं कि कोई आदमी मारा है,
वो तो है ही है, परंतु बीमारी के कारण या करंट लग जाने के कारण या जब दो बाघ अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो किसी को ज्यादा चोट लग जाती है और चोट सही नहीं हो पाती है, इसके कारण तो कितने बाघ मारे गए हैं 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह न्यूज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी बाघ पाए जाते हैं, जितने भी टाइगर पाए जाते हैं, उसका 75% तो भारत में पाया जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक रिपोर्ट कौन रिलीज किया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नाम ही से देख रहे हैं आप लोग, टाइगर कंजर्वेशन मतलब टाइगर को बचाने का अथॉरिटी। कितने टाइगर मारे गए? 75। ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, 75 टाइगर्स का डेथ हुआ है 2024 में। और सबसे ज्यादा किस स्टेट में हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 23 टाइगर मारे गए। फिर महाराष्ट्र में कितने? 14 टाइगर। फिर कर्नाटका में 3 याद कर ले, हम लोगों का काम बन जाएगा 12। ओके। और जो टाइगर रिपोर्ट आई थी, 5th टाइगर रिपोर्ट, उसमें जो टाइगर की संख्या भारत में कितनी है ये पूछा जा सकता है। भारत में जो टाइगर की संख्या 3692 टाइगर भारत में। और सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर टाइगर हैं? मध्य प्रदेश के अंदर 785 टाइगर, 785 टाइगर्स यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को बोला जाता है टाइगर स्टेट, बाघ राज्य, इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश को। और पूरी दुनिया में जितने टाइगर पाए जाते हैं उसका 75% अकेले भारत में पाया जाता है। और हर चौथे साल पे ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है कि टाइगर की संख्या कितनी है। टाइगर जो सर्वे है हर चौथे साल पे रिलीज किया जाता है। और पिछले 3-4 सर्वे में हर साल जो है टाइगर की संख्या जो है भारत में बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कब बनाया गया था? 2005। इसका काम क्या है? टाइगर का सर्वे करना और उनके कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लेना, किस तरीके से उनको बचाया जा सके, सेव किया जा सके, किस तरीके से उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ये सब किसके अंदर आता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको बनाया गया है। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NBDA शॉर्ट। इसके नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? रजत शर्मा। आप लोगों को पता होगा जो इंडिया टीवी के चेयरमैन है, एडिटर इन चीफ है रजत शर्मा, जो आपकी अदालत लेके आते हैं। कौन बनाए? रजत शर्मा। अभी जो अब आप पूछेंगे सर ये है क्या? न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसको कब बनाया गया? आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर जितने भी मीडिया हाउसेज हैं जो न्यूज ब्रॉडकास्ट करती है, न्यूज दिखाती है, उन्होंने मिलकर 2007 में एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, NBA। कब बनाया गया था? 2007 में। जिसका नाम बदलकर 2022 में नाम बदल के क्या कर दिया गया? न्यूज ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन, मतलब डिजिटल ऐड कर दिया गया। अब ये बनाया क्यों गया था? बहुत सारे मीडिया हाउस है हमारे कंट्री के अंदर, ऐसा न हो कि सब अपना अपना ही रूल और रेगुलेशन फॉलो करने लगे। सब जब मन चाहे तब प्राइम शो दिखा रहे हैं, जब मन चाहे जितना दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सबको कम से कम सबके लिए गाइडलाइन इशू कर सके। तो और कुछ
ऑपरेशन को कंट्रोल कर सके और कुछ एथिक्स बना सके, कुछ नियम कानून बना सके सभी न्यूज मीडिया हाउस के लिए। उसी लिए एक प्राइवेट संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या है, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो ये करता क्या, एक नियम कानून बनाता है जिसको जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उसको फॉलो करते हैं। तो उनके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, रजत शर्मा जी बनाए गए। ध्यान दीजिए, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गॉट इट, जिसको 2007 में न्यूज चैनल वाले ने मिलकर बनाया। गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ताइवान फॉर इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। मतलब जो भारत के जैविक उत्पाद हैं उनको ताइवान में बेचने के लिए इंडिया और ताइवान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है। अब आप कहोगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो होता है, जैसे मान लो आप खेती कर रहे हो, खेत के अंदर क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम आजकल क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। बाहर से यूरिया खरीद के लेके चले आते हैं, डाई खरीद के लेके चले आते हैं और खेत में डालते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर। उसके द्वारा उत्पन्न किया हुआ जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए काऊ वेस्ट है या सड़ा हुआ सब्जी है या कुछ भी ऐसा है जिसको खेत में डालते हैं, उसके कारण जो उससे हम लोग जो उत्पाद करते हैं एग्रीकल्चर का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जैविक उत्पाद। ओके, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, अब ताइवान के अंदर बेच सकते हैं, जिससे इंडिया और ताइवान ने एग्रीमेंट साइन किया है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, किसके बीच में हुआ ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, सॉरी, एग्रीमेंट फॉर इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसके किसके बीच में हुआ है, इंडिया और ताइवान के बीच में। इंडिया और ताइवान, और ये पहली बार ऐसा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ताइवान के बीच में, इसलिए हमने बोला यह हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंडिया के जो जैविक उत्पाद है उसको ताइवान के अंदर हम लोग बेच सकते हैं आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है सुगम मॉडल इनिशिएटिव। अभी सुगम मॉडल इनिशिएटिव क्या है, किसने लॉन्च किया है, उसको समझते हैं। सुगम मॉडल इनिशिएटिव, इसको लॉन्च कौन किया है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन है, जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी। इसको लॉन्च किया गया है जेपी नड्डा द्वारा, लॉन्च बाय जेपी नड्डा, और यही है हमारे हेल्थ मिनिस्टर। अब ये सुगम मॉडल करेगा क्या, किसके लिए किया गया है, फैमिली प्लानिंग के लिए। ध्यान दीजिए, किसके लिए, मेनली फैमिली प्लानिंग के लिए, और फैमिली प्लानिंग कब लॉन्च किया गया था इसको, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं, उसी दिन इस मॉडल को लॉन्च किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, मान लीजिए जब कोई माँ है, उसके जो 2 बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चों के बीच में जो कम से कम 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो पहला बच्चा है और दूसरा बच्चा है, दोनों का हेल्थ एकदम अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ जो माँ है उसका भी हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो महिलाएं हैं उनको एजुकेट करने के लिए सुगम मॉडल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, जेपी नड्डा द्वारा, कि कम से कम 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में, जिससे दोनों बच्चों का हेल्थ अच्छा हो, दोनों बच्चों की परवरिश अच्छा हो और माँ का हेल्थ भी
बरकरार रहे, अच्छा रहे, इसलिए इस मॉडल को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन लॉन्च किया। कब मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? 11 जुलाई को मनाते हैं। कब से मनाना स्टार्ट किया है? 1989 से पहली बार से मनाना स्टार्ट किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फैमिली प्लानिंग के लिए है। ओके, सुगम मॉडल इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट है स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक टीम, इंडियन ओलंपिक टीम और पेरिस ओलंपिक। कौन अब इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब कौन उनके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समझते हैं कि पूछा जा सकता है। स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक, क्योंकि पेरिस ओलंपिक होने वाला आप लोगों को पता है 26 जुलाई से स्टार्ट होगा, मिड अगस्त तक चलेगा। इसको दिया गया है अडानी ग्रुप को, अडानी ग्रुप को दिया गया। अब इसमें क्या होगा, अब अडानी ग्रुप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, सब कुछ करेगा, जितनी फैसिलिटीज हैं इंडियन टीम को प्रोवाइड करेगा, सब कुछ करेगा। अब पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जो है आप समझिए, ये तीसरी बार पेरिस में फ्रांस के अंदर ओलंपिक होने वाला है। पहली बार कब हुआ था? 1900 में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और तीसरी बार पेरिस के अंदर कब हो रहा है? 100 साल बाद 2024 में हो रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, पूरा पेरिस ओलंपिक को कवर करेंगे, जो जो मेन इवेंट्स हुए हैं सबको कवर करेंगे, और कुछ नए गेम ऐड हुए हैं, 4 नए गेम, उसको भी हम कवर करेंगे उस नए लेक्चर में, क्योंकि ये जो गेम है वो स्टार्ट होने वाला 26 जुलाई से, तो उससे पहले हम बनाएंगे लेक्चर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो नोट डाउन कर लीजिए। स्पॉन्सर्स ऑफ इंडियन टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक कौन है? अडानी ग्रुप है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ तेलंगाना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब डीजीपी ऑफ तेलंगाना स्टेट किसे बनाया गया? डॉक्टर जितेंद्र जी को बनाया गया। यह 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ बात पूछा जा सकता है डायरेक्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ तेलंगाना कौन है? अब ध्यान दीजिए, अब तेलंगाना के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था? तेलंगाना का फॉर्मेशन जो है 2014 में हुआ था। उससे पहले जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। इसको ध्यान दीजिएगा और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा चीफ मिनिस्टर कौन है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है स्टिंगर मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल। क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव सीन स्टिंगर मिसाइल इन अ न्यूज, और ये किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है? 4 ऑप्शन दे देगा, अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया। अगर पता है तो आप लोग टिक कर लेंगे। तो इसके द्वारा बनाया गया है, यह अमेरिका द्वारा बनाया गया है। अभी ये न्यूज में क्यों है? आप लोगों को पता है 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक वाशिंगटन डीसी में नाटो की मीटिंग चल रही थी। उस नाटो की मीटिंग में यह, क्योंकि स्टिंगर मिसाइल जो है बहुत, उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको युद्ध स्तर पे बनाने की बात की गई कि मतलब अधिक से अधिक इसको बनाया जाए और जितने भी नाटो मेंबर हैं उनको इसको क्या किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको दिया जाए इसको। और इसके लिए $700 मिलियन का बजट दिया गया, $700 मिलियन। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज में आ गया इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टिंगर मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका द्वारा बनाया गया है। अभी नाटो की मीटिंग हो रही थी 9 से 11 जुलाई तक, उसी के बीच में अभी स्टिंगर मिसाइल को अधिक बनाने के लिए, मतलब युद्ध स्तर पे बनाने के लिए यह घोषणा किया गया, जिसमें $700 मिलियन की फंड दिया गया। गॉट इट?
और ये क्या होगा, बनने के बाद जितने भी नाटो मेंबर है उनको दिया जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? अब नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल। कब बनाया गया? 1949 में। और उसके जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? मार्क रूट है। वो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी है, आप लोगों को पता ही है। तो इतना ध्यान रखिएगा। नहीं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टार्क। स्टार्क मतलब जो सारस पक्षी होता है उसको। सारस पक्षी आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उसका जो पॉपुलेशन है कितना है, अभी जो उत्तर प्रदेश की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल पॉपुलेशन स्टार्क। स्टार्क मतलब सारस पक्षी, ध्यान रखिएगा। ओके, जो कितना है? 19,918 इन उत्तर प्रदेश। इन उत्तर प्रदेश। और जो स्टार्क है जिसको हम लोग सारस बोलते हैं हिंदी में, सारस पक्षी, यह उत्तर प्रदेश का क्या है? स्टेट बर्ड आप कह सकते हो। और ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी है जो कि उड़ सकता है। सबसे ऊंचा पक्षी तो होता है ऑस्ट्रिच, पर वो उड़ नहीं सकता है। शुतुरमुर्ग, वो उड़ नहीं सकता है। और यह जो है दुनिया का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट पक्षी है जो कि क्या कर सकता है? उड़ सकता है। इसकी संख्या कितनी है? 19,918 उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? इटावा में। इटावा के बाद मैनपुरी में। ध्यान दीजिएगा, इटावा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना? 3,289। फिर उसके बाद मैनपुरी में, मैनपुरी में 2,945 सारस पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? मैनपुरी में और इटावा में। और सबसे ज्यादा पूरे कंट्री, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो सारस पक्षी है वह उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और 2014 में सारस पक्षी को उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पिछले 4-5 साल में जब भी रिपोर्ट आया है सारस के लिए, जो संख्या उसकी लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी है जो कि उड़ सकता है। ध्यान दें, उड़ सकता है। ओके, गॉट इट? नो प्रॉब्लम। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।